हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवी एजुकेशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएडीएम 2021 का पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु सेड मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये स्टेटमेंट कि मैनेजमेंट है वो डेवलपमेंट ऑफ पीपल है, ना कि डायरेक्शन ऑफ थिंग्स है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज एल्टन मायो, लॉरेंस एप्ले, जॉन ए बेकेट, रिचमैन एंड फार्मर। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया था लॉरेंस एप्ले ने। ये करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा एक आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग अल्टरनेट सॉल्यूशंस, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, डेलीगेटिंग द डिसीजन। तो आपके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, पहला क्या होता है, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको हम एनालाइज करते हैं, फिर उसमें से कोई एक अल्टरनेटिव चूज करते हैं, फिर अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं, देन रिव्यू करते हैं डिसीजन को। तो इस पूरी प्रोसेस में डेलीगेटिंग द डिसीजन कोई भी स्टेप नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash is a communication that flows from a higher level to one or more lower levels in the organization. इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन है जो एक हायर लेवल से, यानी कि ऊपर से आ रहा है नीचे लोअर लेवल पे, एक या दो लोअर लेवल पे जाता है? ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है? हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन? तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है, तो ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबीओ मीन्स, एमबीओ का क्या मतलब है? मैनेजमेंट बाय अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ओनरशिप, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। तो एमबीओ का मतलब होता है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये कॉन्सेप्ट पीटर एफ ड्रकर ने डेवलप किया था। पीटर एफ ड्रकर इन्होंने डेवलप किया था 1954 में। इनकी एक बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उस बुक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने प्रोपाउंड की थी, किसने दी थी ये थ्योरी? एल्डरफर, मैकग्रेगर, व्रूम या जेएस एडम्स? तो आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये दी थी विक्टर व्रूम। व्रूम यहाँ पे केवल लिखा है, इनका पूरा नाम था विक्टर व्रूम। इन्होंने ये थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा था कि मोटिवेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इनकी थ्योरी में इन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए थे। एक एक्सपेक्टेंसी था, एक्सपेक्टेंसी, दूसरा इंस्ट्रूमेंटैलिटी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और तीसरा था बैलेंस। ठीक, इन्होंने ये 3 कंपोनेंट्स लिए थे और इस थ्योरी में कहा था कि इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के मोटिवेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब कि जब ये तीनों कंपोनेंट्स किसी भी एम्प्लॉय में, ये तीनों चीज़ें एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस, ये हाई रहेंगे तो उसका मोटिवेशन भी हायर लेवल पे रहेगा, मैक्सिमम लेवल पे रहेगा जब ये तीनों अपने हायर लेवल पे रहेंगे। ये एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस, इसका यही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने परफॉर्मेंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रिवॉर्ड चाह रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और उन्हें ये चीज़ पता है कि हम इतना काम करेंगे तो हमें इतना रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रोपाउंडर ऑफ इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी? ब्लेक एंड माउंटेन, हिलगर्ड, जे स्टेसी एडम्स, अल्बर्ट बांदवा। तो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जे स्टेसी एडम्स ने दी थी
और इसमें इन्होंने कहा था कि जैसे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी परफॉर्मेंस को अपने कलीग्स के साथ, यानी जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनसे कंपेयर करते हैं। वो ये देखते हैं कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, और हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं और उन्हें कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये कंपेयर करते हैं। तो इस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि 3 तरीके के रिवॉर्ड हो सकते हैं, एक अनइक्विटेबल और एक इक्विटेबल और एक हायर रिवॉर्ड्स। तो जब किसी भी एम्प्लॉय को अनइक्विटेबल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी कि वो एफर्ट्स अपना ज़्यादा कर रहा है और उसके कंपेयर में उसका कलीग कम एफर्ट कर रहा है, लेकिन उसको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है, और पहले जो एफर्ट ज़्यादा कर रहा है उसको रिवॉर्ड कम मिल रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वो मन से काम नहीं करेंगे, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ के चले जाएं। और अगर उन्हें इक्विटेबल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, यानी जितना वो इनपुट डाल रहे हैं, जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको भी रिवॉर्ड मिल रहा है और उनके कलीग्स को भी वैसे ही मिल रहा है, तो वो सेटिस्फाई रहेंगे और मन से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हायर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, हार्डर वर्क करेंगे, ठीक है, और अच्छी प्रोडक्टिविटी में उनके इंक्रीज होगा। तो ये इनकी इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी जो जे स्टेसी एडम्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोल इज। प्लानिंग आगे देखना है, लुकिंग अहेड, और कंट्रोल क्या है, कंट्रोल पीछे देखना है, ठीक है। तो कंट्रोल क्या है, लुकिंग बैक। ये स्कैनिंग एनवायरनमेंट, सेटिंग टारगेट्स, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये नहीं है। कंट्रोल आपका है लुकिंग बैक। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है उस चीज़ का हम प्लान करते हैं, लेकिन कंट्रोल में क्या करते हैं कि जो हमने प्लान किया था, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई या नहीं, उसको कंपेयर करते हैं, और अगर नहीं हुई है तो फिर हम उसके लिए क्या कहते हैं, स्टेप्स लेते हैं उसको सही करने के लिए। तो कंट्रोल आपका क्या है, लुकिंग बैक है, हम पीछे देखते हैं, पीछे जो काम हुआ है, जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं उसको हम चेक करते हैं। तो प्लानिंग आपका लुकिंग अहेड है एंड कंट्रोल लुकिंग बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के फादर कौन है, मैक्स वेबर, फ्रैंक गिलबर्ट, हेनरी फ्योल, हेनरी गैंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के फादर हमारे हेनरी फ्योल जी हैं, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी में कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक डिज़ाइन होना चाहिए, वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनका जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्लियर होना चाहिए सबको, उनका पावर क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, वो कौन से उनके अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, कौन सी नहीं, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में सबको क्लियर होनी चाहिए। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 4 systems of management in terms of leadership styles are related to। 4 systems of management, लीडरशिप स्टाइल के जो 4 सिस्टम्स हैं वो किससे रिलेट करते हैं, ब्लेक एंड माउंटेन, फिलिप कोटलर, पीटर एफ ड्रकर, रेंसिस लिकर्ट। तो जो 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स थे या फिर 4 सिस्टम्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स थे, ये रेंसिस लिकर्ट ने दी थी। ये कौन कौन सी थी आपकी, एक थी आपकी एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव, और दूसरी थी आपकी बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव, तीसरी थी आपके कंसल्टेटिव, और फिर है आपकी पार्टिसिपेटिव। तो इन्होंने ये 4 तरह की लीडरशिप स्टाइल्स दी थी। एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल में क्या था कि लीडर जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट था, वो अपने डिसीजंस अपने एम्प्लॉयज़ पे थोपता था, ठीक है, वो फोर्सली उन पे अप्लाई करता था, करेगा इसमें एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव में। और बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव में लीडर क्या करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स दे के उनको मोटिवेट करता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। कंसल्टेटिव में जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके आइडियाज़ को प्रोक्योर करेगा, उनके आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट भी करेगा डिसीजन लेने में।
ठीक है। तो उनसे वो मिलजुल के काम करते हैं, कंसल्टेटिव में मतलब कंसल्ट करते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है कि ये काम कैसे करना चाहिए, तो उनसे कंसल्ट करके काम करते हैं। और पार्टिसिपेटिव में क्या होता है कि लीडर्स और सबऑर्डिनेट्स सब मिल के काम करते हैं, एक प्रॉब्लम को सब एक साथ सॉल्व करते हैं। इसमें जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं पार्टिसिपेटिव में, ये भी अपने आप को ये इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो भी एक पार्ट समझते हैं अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। कंसल्टेटिव में ये चीज़ नहीं होते सबऑर्डिनेट्स में। तो ये 4 जो लीडरशिप स्टाइल्स थी ये रेंसिस लिकर्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टर एंड लॉलर मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू। पोर्टर एंड लॉलर मॉडल जो है परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन का, ये किससे रिलेटेड है? परसेप्शन, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन या लीडरशिप? तो ये मॉडल जो है मोटिवेशन से रिलेटेड है, पोर्टर एंड लॉलर मॉडल। इन्होंने इस मॉडल में ये बताया है कि जो एम्प्लॉयज़ की वो परफॉर्मेंस मोटिवेशन होता है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस या सेटिस्फैक्शन लेना नहीं होता, यानी कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये नहीं चाहते कि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बस हो गया, वो रिवॉर्ड्स भी चाहते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि इसमें मोटिवेशन का एक थर्ड फैक्टर भी है, रिवॉर्ड, जो कि उनके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिवॉर्ड भी देते रहना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एथिक्स इज। बिजनेस एथिक्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डायनेमिक फिलॉसफी है ये, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। इन्फ्लुएंस बाय सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर से ये इन्फ्लुएंस्ड होती है, इसमें इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन एस्पेक्ट से फर्क पड़ता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बिजनेस एथिक्स जो हैं वो ये तीनों स्टेटमेंट्स में होते हैं, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो चेंज भी होती है, डायनेमिक होती है, और ह्यूमन एस्पेक्ट्स और सोशल वेलफेयर से इन्फ्लुएंस भी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I like the dreams of the future better than the history of the past. Who said this statement? ये स्टेटमेंट कि मुझे फ्यूचर के ड्रीम्स से ज़्यादा पसंद हैं बजाय इसके कि पास्ट की हिस्ट्री हो, यानी कि मैं विगत के इतिहास की तुलना में भविष्य के सपनों को अधिक पसंद करता हूँ। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सेंट साइमन, जॉन नैस्बिट, थॉमस जेफरसन, वॉरेन जी बेनिस। तो ये स्टेटमेंट आपका थॉमस जेफरसन ने दिया था। ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट और फिलोसोफर भी थे, और ये यूएस के 3rd प्रेसिडेंट भी थे। ठीक, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे क्या है, फ्यूचर के ड्रीम्स ज़्यादा पसंद है पास्ट की हिस्ट्री से ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एलिमेंट नहीं है? स्ट्रैटेजी, आर्टिफैक्ट्स, वैल्यूज, अजम्पशंस। तो आपके ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के एलिमेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी कोई ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एलिमेंट नहीं होता है। करेक्ट आंसर 1st होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू। क्यू थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट या बिजनेस इन्वायरमेंट? तो देखिए, क्यू थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इसके लिए काफ़ी रिसर्च की मैंने, लेकिन कहीं मुझे इसका करेक्ट आंसर एग्जैक्ट नहीं मिला। क्यू मैथडोलॉजी है एक, हम उसको रिलेट कर सकते हैं इससे। उसमें ये होता क्या है कि अगर हमें लोगों के पर्सपेक्टिव को स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है, समझना है, तो हमें उनके कल्चरल बैकग्राउंड से को भी समझना पड़ता है। तो इसको हम कल्चरल इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि आंसर की में भी आपका 1st आंसर ही दिया गया है, लेकिन क्यू थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्टली कहीं नहीं मिला है। अगर आपको ऐसा कहीं मिलता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लीडरशिप स्टाइल? इसमें से कौन सा लीडरशिप स्टाइल नहीं है? फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, सोसाइटी ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल?
तो लीडरशिप स्टाइल्स हम सबने पढ़ी है, फ्री रेन होती है, डेमोक्रेटिक होती है, ऑटोक्रेटिक होती है, लेकिन सोसाइटी ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल कोई नहीं होती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस चीज़ पे फोकस करता है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, वर्क डिसेंट्रलाइजेशन, प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन या फिर ग्रुप रिलेशंस। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हूँ, इसलिए वो अपने पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लॉन्च्ड फर्स्टली इन विच कंट्री? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सबसे पहले किस कंट्री में लॉन्च किया गया था? यूएसए, इंडिया, चाइना, जापान। तो ये सबसे पहले जापान में लॉन्च किया गया था और इन्हें इस टर्म को, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करने वाले थे वॉल्टर ए शिवर्ट। वॉल्टर ए शिवर्ट, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया था और सबसे पहले ये जापान में अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यानी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होगा? गोल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट, लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। तो दो लोगों के बीच हो रहा है यानी कि आपका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में हो रहा होगा, ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट का एक टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज। अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो इसमें से कौन सी एक टेक्निक है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की? एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज, इन्वेंट्री, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, नॉन ऑफ दीज। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की टेक्निक इन्वेंट्री कोई नहीं होती है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन नहीं होता है। एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज को एक्सपैंड करके हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रेप वाइन इज यूज्ड इन। ग्रेप वाइन टर्म किस में यूज किया जाता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो ग्रेप वाइन जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनमें कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी बात फैल जाती है, बहुत तेज़ी से फैलती है, मतलब ऐसे डेटा जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन, इनका कोई सोर्स का किसी को पता नहीं होता कि कहाँ से ये बात चली है। जैसे रूमर्स हैं, ठीक है, कोई भी गॉसिप है, लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, कोई गॉसिप छिड़ गई, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो ऐसे बहुत तेज़ी से ये कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं पता चलता है, तो उसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं और ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विथ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किससे डील करती है? सोसाइटी, एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो आपका सोसाइटी, एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन सबको कंसीडर करती है, सबसे डील करती है। करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट इंक्लूड। यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स में इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जॉब ट्रेनिंग। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है एक कंपोनेंट, इंफॉर्मेशन होता है, सिस्टम होता है, लेकिन जॉब ट्रेनिंग कोई भी MIS का कंपोनेंट नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी नेम ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस which was appointed by SEBI on May 7th, 1999 is। सेबी ने 7 मई 1999 को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एक कमेटी बनाई थी, उसका क्या नाम था? नारायण मूर्ति कमेटी, कैडबरीज कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। तो जो सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कमेटी बनाई थी वो थी आपकी कुमार मंगलम बिरला कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
collective information in management information system retrieved. ये इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, हिंदी में पढ़ सकते हैं कि जो भी MIS में इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम उसको रिट्रीव करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं या फिर किसको हम उपलब्ध करवाते हैं रिट्रीव करके? कस्टमर्स को, गवर्नमेंट्स को, सप्लायर्स को या मैनेजर्स को? तो ये जो रिट्रीव होके इंफॉर्मेशन जाती है मैनेजर्स के लिए रिट्रीव करी जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका 4th होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेल्प्स इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज. यानी कि अगर कोई इंसान चेंज नहीं करना चाहता, अपने आप को बदलना नहीं चाहता किसी भी पर्सपेक्टिव को लेके, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? एजुकेट करके, कम्युनिकेट करके या फिर लीडरशिप से, ऑल ऑफ दिस. तो रेजिस्टेंस टू चेंज यानी कि वो बदलने को मना कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, एकदम वो चेंज नहीं होना चाहता, तो हम अगर उसको एजुकेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उससे सही से बात करेंगे, उसे लीडरशिप से समझाएंगे, तो वो ओवरकम कर जाएगा, चेंज कर जाएगा. तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑल ऑफ दीज होगा कि हम हर तरीके से उसके जो रेजिस्टेंस टू चेंज है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय. ये देखिए पहले ही बता चुके, MBO का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? पीटर एफ ड्रकर ने किया था 1954 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है? मतलब कितने डायमेंशंस होता है? सिंगल डायमेंशन, इक्वल डायमेंशन, लॉन्ग डायमेंशन या फिर मल्टीपल डायमेंशन? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो आपको सबका देखना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है. ठीक, करेक्ट आंसर आपका 4th होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ अपोजिशन और एंटागोनिस्टिक इंटरैक्शन डिफाइंड बाय. ये डेफिनेशन थी कॉन्फ्लिक्ट की, ये किसने दी थी? क्या डेफिनेशन थी कि जो हर टाइप के अपोजिशन होते हैं, विरोध होते हैं हर टाइप के, और जो एक विरोधी अंतः क्रिया यानी कि अंदर ही अंदर एक विरोध जो उत्पन्न होता है, वही आपका संघर्ष होता है, वही कॉन्फ्लिक्ट होता है. ये डेफिनेशन किसने दी थी? रेंसिस लिकर, जोसेफ रीड्स, डेविड हैम्पटन, SP रॉबिन्स. तो ये डेफिनेशन आपकी दी थी SP रॉबिन्स ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, decision making is the selection based on some criteria from 2 or more possible alternatives defined by. अब ये decision making की definition है कि decision making क्या है? जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा alternatives available हैं और हम उसमें से किसी एक को select कर रहे हैं, यही तो decision making है. तो ये definition किसने दी थी? कून्स एंड वेरिक, फ्लिपो, जॉर्ज आर टेरी, एलन. ये डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन दी थी जॉर्ज आर टेरी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन्वेस्टिगेट्स. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है, किस चीज़ को करता है? ओनली इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स, ओनली ग्रुप्स, या फिर बोथ 1 and 2 अबव. तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये इंडिविजुअल्स और ग्रुप स्ट्रक्चर्स दोनों को ही इवेलुएट करता है. करेक्ट आंसर आपका 4th होगा, बोथ 1 and 2. तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आप लोग UGC नेट JRF कॉमर्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.